फौजिया ने जिस घराने में आंख खोली वहां उसे अपनी बका के लिए बेशुमार जतन करना पड़ते थे। उसके बाबा सब्जी का ठेला लगाते थे जिससे दाल दलिया चल रहा था। उसकी माँ हमेशा उसके बाबा से लड़ती रहती थी। आज के दौर में गुर्बत कौन सी बीवी बर्दाश्त करती है। फौजिया की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और अमारत से बहुत जल्द मरऊब हो जाया करती। वो दूर के अपने एक रिश्तेदार से राब्ते में थी और चाहती थी कि फौजिया उसके रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करे ताकि उनकी गुजर बसर आसानी से हो सके। अमीर अली एक दो बार उनके घर आया भी था और फौजिया की माँ को कुछ रकम भी देकर गया था। फौजिया ने सरकारी स्कूल से 10 जमातें पढ़ी हुई थी और मेहनत मजदूरी के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था जिससे वो अपने छोटे बहन भाइयों के छोटे छोटे ख्वाब पूरे कर पाती। गुर्बत की आंखों में जन्म लेने वाले ख्वाब बहुत जल्द बिखर जाते हैं। कुछ गरीब तो ऐसे भी होते हैं जो ख्वाब देखना तो दूर की बात अपनी आंखें बंद करने से भी डरते हैं। गुर्बत का सहारा ख्वाब ही तो होते हैं, वो भी अक्सर आंखों समेत नोच लिए जाते हैं। फौजिया की खास बात उसकी पुरकशिश आंखें थीं जिसमें उसने ख्वाब अगर सजाए थे तो वो उसकी बहन भाइयों की खुशियों के थे। यही ख्वाब उसे अमीर अली की फैक्ट्री में ले गए। फौजिया की माँ बहुत खुश थी। इंसान कितना जल्दबाज है, खुश भी बहुत जल्द हो जाता है और मायूस होने में भी देर नहीं लगाता। खुश तो अमीर अली भी बहुत था कि उसकी कज़न उसकी फैक्ट्री में काम करने आ गई थी जिसे वो पाने की ख्वाहिश भी रखता था। अब फौजिया उसकी खुसूसी तवज्जो का मरकज़ थी। वो उसे वक्तन फ़वक्तन अपने दफ्तर में बुलाता और बातें करने लगता। अमीर अली ने एक माहिर शिकारी की तरह अपने शिकार की कमज़ोरी का पता चला लिया था। वो उसके बहन भाइयों के लिए हमदर्दी का इजहार करता और हर माह कुछ मखसूस रकम उनके लिए तनख्वाह के अलावा फौजिया की हथेली पर रख देता। अमीर अली आहिस्ता आहिस्ता फौजिया का एतमाद जीत रहा था। एतबार इंसानों पर ही किया जाता है, लेकिन अगर इंसान ही अंदर से दरिंदा सिफ्त हो तो ये एतबार किसी वक्त भी ऐसा मोहलिक वार कर देता है कि अपने शिकार को जिंदा लाश बनाकर ही दम लेता है। अंधा एतबार कभी मत करना, ये सोए हुए सांप की तरह होता है, क्या खबर कब जाग जाए। अमीर अली मौके की तलाश में था। उसने फौजिया को एक दिन ऑफिस में बुलाया और कहने लगा, फौजिया एक बात करूं। फौजिया हयात अमीर अली की दिल से इज्जत करती थी। आखिर वो उसके ख़ानदान के लिए एक निजात दहिंदा साबित हुआ था। फौजिया बोली, जी सर ज़रूर। अमीर अली ने पहला पता फेंका। सुनो फौजिया, तुम मुझे अमीर अली कहकर मुखातिब कर सकती हो। फौजिया ने उसकी बात काटी, लेकिन सर मैं यहाँ जॉब। अमीर अली ने उसे अपनी बात मुकम्मल ना करने दी। लेकिन कुछ नहीं फौजिया, तुम मेरी कज़न हो, मैं चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारा हक मिले। तुम यहाँ मेरे दफ्तर में मेरे साथ बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? कहाँ आप और कहाँ मैं, और आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और कैसे सोच सकती हूँ मैं? मुझे हमारी औकात का पता है। मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखती जिसकी कोई ताबीर ना हो। फौजिया की आंखों में नमी उतर आई। मैंने अपने लिए कभी कोई ख्वाब नहीं देखा। कैसे देखती? जब वो घर लौटती और उसके छोटे बहन भाई उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते और वो उन सबको वो चीज़ें बांटती जो वो उनके लिए लाया करती, और फिर उन सब की आंखों में जो खुशी जगमगा उठती, वही खुशी हमेशा देखना फौजिया का ख्वाब था और वो इस ख्वाब की ताबीर चाहती थी। फौजिया ख्यालों की नगरी से वापस आ गई। अमीर अली उसे मुखातिब था। फौजिया सुनो। जी सर, मैं चाहता हूँ तुम सब भी अच्छी ज़िंदगी बसर करो, तुम्हारे बहन भाई भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, तुम्हारे बाप का इलाज भी अच्छे से हो ताकि वो दोबारा से अपने पाँव पर खड़े हो सकें। फौजिया के बाबा को फालिज हुआ था और वो चलने फिरने और बोलने से कासिर थे। उनकी आमदनी का जरिया उनका ठेला बिक गया था। फौजिया सिसकने लगी। अमीर अली ने उसका हाथ थाम लिया। फौजिया को सुकून सा महसूस हुआ। वो खामोश हो गई। लम्स भी कितनी बड़ी आजमाइश है। जो जानते हैं वो उससे हमेशा दूर रहते हैं। लम्स सिर्फ अपनों के लिए होता है। हम अपनों को भी जब उससे महरूम कर देते हैं तो फिर वो उसे बाहर तलाश करते हैं, और जब हकीकत का इदराक होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। हकीकत भी यही है कि फौजिया ने हमेशा अपनों को मोहब्बत दी थी, लेकिन वो खुद हमेशा प्यासी रही थी। अमीर अली पहला शख्स था जिसने उसे छुआ था, और लम्स का पहला तजुर्बा एक लड़की के हवास मुअत्तल कर देता है। जज्बात की मिट्टी में गुंदी हुई लड़कियां एक लम्हे के लिए खुद को भूल जाती हैं। शिकारी इसी लम्हे का इंतज़ार करते हैं और फिर अपनी हवस पूरी करने के बाद किसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। अमीर अली मज़ीद उसके करीब आ गया। वो एक मखसूस परफ्यूम इस्तेमाल करता था जिसका जादू सर चढ़कर बोलता था।
फौजिया ने अपना हाथ छुड़ाया और दूर सिरक गई। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहाँ से दूर चले जाना चाहती थी। एक अनजाना सा खौफ उसके अंदर तक उतर गया था। वो मज़ाहमत करने लगी। अमीर अली उसकी कैफियत भांप कर अपनी ऑफिस की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो फौजिया के नॉर्मल होने का इंतज़ार करने लगा। फौजिया जज्बात के समंदर में डूबी हुई थी। उसे कुछ खबर नहीं थी कि वो इस तूफान से कैसे बाहर निकले। लम्स क़यामत ढा रहा था। हम मर्द कितनी कमीनगी के साथ मासूम रूहों के साथ अपना गंदा खेल खेलते चले जाते हैं। अमीर अली ने उसे प्यार भरी आवाज़ में पुकारा, फौजिया मेरी तरफ देखो। फौजिया ने कोई जवाब न दिया। वो अभी तक नहीं संभली थी। आखिरकार उसने सर उठाए बगैर कहा, मैं जाऊं सर? अमीर अली ने कुछ सोचा और बोला, फौजिया मुझे गलत मत समझना। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम एक बंधन में बंध जाएं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फौजिया कपकपा उठी। अमीर अली कह रहा था, मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम अच्छी तरह सोच लो। अपनी माँ से ज़रूर मशवरा कर लेना, फिर जवाब देना। फौजिया बंद गली की राही बन गई। फौजिया कदरे ताख़ीर से घर पहुंची। उसके मफलूज बाबा की आंखें दरवाजे की तरफ लगी थीं। फौजिया को देखकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी अम्मा घर के कामकाज में मसरूफ़ थी। उसके छोटे बहन भाई उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, लेकिन उसको खाली हाथ देखकर खेल कूद में मसरूफ़ हो गए। आज फौजिया कुछ खोई खोई सी थी। उसके दिमाग में मुख्तलिफ सोचें गर्दिश कर रही थी। आज पहली बार वो उनके लिए कुछ लाना भूल गई थी। बहुत से घरों में कई आपियाँ अपने छोटे बहन भाइयों की खुशियाँ तलाश करते करते अपने बालों में सफ़ेदी सजा बैठती हैं, और जब गर्ज के ये रिश्ते अपने पाँव पर खड़े होते हैं तो अपनी मोहसिनों को यादों की चिता में जलता छोड़कर अपनी नोखेज़ खुशियों के संग नाचने लगते हैं। रिश्ते गर्ज के ही तो होते हैं। फौजिया कम गो थी, लेकिन आज तो मानो बात करना भूल गई थी। वो बार बार अपनी अम्मा की तरफ देख रही थी, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में मगन थी। उसकी माँ भी यही चाहती थी कि फौजिया का रिश्ता कहीं अमीर घराने में हो जाए तो उनके दुख ख़त्म हो जाएं। फौजिया अपनी माँ से मुखातिब थी, अम्मा मेरी बात सुनो। उसकी माँ ने हैरानी से उसे देखा। वो कह रही थी, अम्मा आज अमीर साहब ने, उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। फौजिया ने कुछ सोचा और गोया हुई, अम्मा वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। पहले तो अम्मा को यकीन न आया कि फौजिया क्या कह रही है। जब उसने उसके अल्फाज पर गौर किया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने फौजिया को गले से लगा लिया और जल्दी से बोली, तो तुमने क्या कहा? अम्मा उन्होंने तो तुमसे मशवरा करने के लिए कहा है। फौजिया की अम्मा को और क्या चाहिए था। कहने लगी, फौजिया मेरी बेटी, तुम मेरी तरफ से उन्हें कह देना कि हमारे घर आकर बात कर लें। बेटी ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे अच्छा रिश्ता हमें कहाँ मिलेगा। अमारत भी कभी गुर्बत की सहेली बनी है। फौजिया ने अपने मफलूज बाप की तरफ देखा। उसकी कुव्वत समात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसके होंठ कपकपाए। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं सकता था। एक आंसू उसकी कपकपाती आंख से निकला और उसकी बेबसी का मातम करने लगा। फौजिया ने अपने छोटे बहन भाइयों को देखा और अपना सर झुका दिया। अमीर अली बड़ी बेसब्री के साथ ऑफिस में फौजिया का इंतज़ार कर रहा था। जो ही वो फैक्ट्री में दाखिल हुई, अमीर अली ने उसे दफ्तर में बुला लिया। आज फौजिया के नसीबों का फैसला था, लेकिन क्या नसीब इंसान लिख सकता है। हम तो इस दुनिया में आजमाइश की भट्टी से गुजारे जाते हैं ताकि आने वाली दुनिया में अपने किए की फसल काट सकें। अक्सर इंसान इस दुनिया को मुकम्मल तस्वीर समझते हैं। अपने नफ्स के पुजारी भूल जाते हैं कि इसकी आखिरी किस्त उनकी आंखें बंद होने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगी। उनकी आंखें बंद होते ही उनकी अनदेखी आंखें खोल दी जाएंगी और उनका किया धरा उनकी तरफ पलट दिया जाएगा। अमीर अली फौजिया को देखे जा रहा था, जो आंखें झुकाए बैठी थी। अमीर अली ने उससे पूछा, फौजिया तुमने अपनी अम्मा से मशवरा किया? क्या कहा उन्होंने? क्या राज़ी हैं? फौजिया ने आहिस्ता से कहा कि इस बारे में अम्मा आपसे खुद बात करना चाहती हैं। अमीर अली उसकी अम्मा की कमज़ोरी से वाकिफ़ था। वो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। उसने अपने मोहरे बहुत अय्यारी से सजाए थे। वो बोला, फौजिया आज मुझे ज़िंदगी की सच्ची खुशी मिली है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आओ इस खुशी को हम दोनों इकट्ठे मनाते हैं। चलो कहीं बाहर खाना खाते हैं। आखिर तुम मेरी होने वाली दुल्हन हो, मेरी मोहब्बत हो। मुझे इतना तो हक दो कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं होता, बल्कि रिश्तों में मोहब्बत होती है। जो मोहब्बत रिश्ते के बगैर होती है वो मोहब्बत का लाशा होती हैं, जिसे हम हवस कहते हैं।
कितनी मासूम असमतें इस लाशे की भेंट चढ़ा दी जाती हैं। फौजिया अमीर अली की मीठी बातों में खो गई। आखिर वो भी एक लड़की ही तो थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कोई उसे भी इस कदर टूट के चाहेगा। अमीर अली उठ खड़ा हुआ और फौजिया के लिए ऑफिस का दरवाज़ा खोल दिया। जब वो उसे लेकर अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स के सामने से गुजरा तो उनमें से अक्सर के दिल खामोश एहतजाज करने लगे। अमीर की मंजिल उसका मखसूस होटल था। उसने जब अपनी गाड़ी होटल के डाइनिंग हॉल के पोर्च में खड़ी की तो एक गार्ड ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। जहाँ फौजिया बैठी ख्वाबों में खोई हुई थी। पागल आंखों वाली लड़की नहीं जानती थी कि उसको अपने ख्वाबों की किरचियाँ इन्हीं आंखों से चुनना पड़ेंगी। अमीर अली ने पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया था। उसका ख़ास बहरा उनकी खिदमत पर मामूर था। अमीर अली ने उसे आंखों से कुछ कहा और उसे एक सब्ज नोट थमा दिया। एक और पाकीज़ा रूह अनजाने में हवस की जंजीरों में जकड़ी गई थी। अमीर अली ने वेटर को इशारा किया। वो चाय ले आया। उसने मखसूस कप फौजिया के सामने रखा जिसमें नींद आवर दवा मिलाई गई थी। चाय पीने के बाद अमीर अली ने फौजिया का जायज़ा लिया। उसकी आंखें नींद से बोझल थीं, लेकिन वो अभी तक अपने हवास में थी। वो नींद पर गलबा पाने की कोशिश कर रही थी। अमीर अली बोला, फौजिया, रास्ते में हमारा फार्म हाउस है, आज वो भी देख के जाएंगे। आखिर वो तुम्हारा भी तो है। फौजिया ने सर हाँ में हिला दिया। दवा उसकी कुव्वत फैसला को मुतासिर कर चुकी थी। वो गाड़ी में रवाना हो गए। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती थी। आखिरकार वो फार्म हाउस पहुंच गए। अमीर अली ने फौजिया को फार्म हाउस की सैर कराई। फौजिया का जहन उसका साथ नहीं दे रहा था। वो बोली, सर, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर छोड़ आएं। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। अमीर अली ने फौजिया को थामा जो चकरा कर गिरने वाली थी। वो उससे कहने लगा, फौजिया, अभी तुम आराम कर लो, इतने में बारिश भी थम जाएगी, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। फौजिया बेड पर लेटते ही गहरी नींद सो गई। अमीर अली इंतज़ार में था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने फौजिया को आवाज़ दी, उसे चेहरे पर थपकी दी। वो अपने नसीब की तरह बेनियाज हो चुकी थी। राजा गद ने अपने खून आलूद पंजे खोले और मासूम फाख्ता के जिस्म पर गाड़ दिए। आसमान रो रहा था। बरसात के दिन थे। फिजा घटन आलूद थी। फौजिया की आंख खुली तो उसे लगा कि उसने कोई डरावना ख्वाब देखा है। उसका जिस्म टूट रहा था। अभी तक वो समझ नहीं पाई थी कि उसके साथ हुआ क्या है। गद ने कोई नुमायां जख्म नहीं छोड़ा था, लेकिन फौजिया अब आहिस्ता आहिस्ता अपने हवास में आ रही थी। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि उसने अमीर अली के साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो चीखने लगी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अमीर अली ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन फौजिया ने उसका हाथ झटक दिया। वो खुश्क आंखों से रो रही थी। उसे अब इस भेड़िए नुमा इंसान से नफरत हो रही थी। रास्ते में दोनों खामोश रहे। अमीर अली ने फौजिया को उसके घर उतारा और बाहर से ही रवाना हो गया। फौजिया की माँ उसके इंतज़ार में थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। फौजिया को देखते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने फौजिया को थाम लिया क्योंकि वो बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। उसका जिस्म तप रहा था और वो शायद बेबसी से कांप रही थी। उसकी आंखें अभी तक खुश्क थीं। कोई नहीं था जो उसके आंसुओं को मोती समझकर अपने दामन में सजा लेता। उसके बाप की पथरीली आंखें भी उसे देखकर भीग गई थीं, लेकिन फौजिया अब भी नहीं रो पा रही थी। कुछ सोचकर उसकी छोटी बहन आगे बढ़ी और फौजिया से चिमट गई। उसके बाकी बहन भाई भी अब फौजिया के करीब आ गए थे। वो सब मिलकर फौजिया के अनजाने जख्म पर मरहम रखना चाह रहे थे। फौजिया ने इन सबको अपने बाजों के हसार में ले लिया, जैसे वो इन्हें ज़माने की हवाओं से बचाना चाह रही हो। उसकी आंखें अभी तक खुश्क थीं, लेकिन उसके आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। जैसे ही माँ ने फौजिया से पूछा कि क्या हुआ है, तो वो फट पड़ी। उसके मुंह से लावा उबलने लगा। हुआ क्या है? काश मैं जानती होती कि क्या होना है, मैं अपने कदम कभी बाहर ना निकालती। अम्मा, तूने क्यों नहीं बताया? मर्दों के साथ जाने से खतरा होता है। नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी कोई माँ नहीं है। अपने हवास खो बैठी। उसके बहन भाइयों ने मिलकर उसे पलंग पर लिटा दिया, जिसकी एक तरफ उसका मफलूज बाप भी पड़ा था। उसके बाप ने बड़ी तकलीफ से अपना चेहरा फौजिया की तरफ घुमाया। उसकी आंखें दरिया बहा रही थीं। फौजिया ने अपने बाप को देखा, अपना हाथ उठाया और अपने बाप की आंखों पर रख दिया।
उसके बाप का दिल चाह रहा था कि ऊपर वाला कुछ देर के लिए उसके जिस्म में जान डाल दे और वो जाए और अमीर अली के सीने में एक खंजर खो पाए। एक बेटी अपनी वजह से अपने बाप को रोता नहीं देख सकती थी। फौजिया की आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हो चुकी थी। सुबह जैसे ही फौजिया की आंख खुली, वो अपना सामान बांधने लगी। वो यहाँ से दूर चले जाना चाहती थी, जहाँ अमीर अली का साया भी उस पर ना पड़ सके। उसने माँ से कहा कि वो अपनी दादी के पास गाँव जा रही है। उसकी दादी उसे बहुत चाहती थी। फौजिया उसकी गोद में सुकून लेना चाहती थी। उसकी माँ कहने लगी, अकेली कैसे जाओगी? फौजिया अपनी माँ को देखकर मुस्कुराई। ये कैसी मुस्कुराहट थी? ये सिर्फ फौजिया ही जान सकती थी। उसका कर्ब अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। उसने जवाब दिया, अब फर्क ही क्या पड़ता है माँ, मेरे पास खोने को बचा ही क्या है। उसने अपना बैग उठाया और रवाना हो गई। बस में खिड़की के साथ बैठे पीछे को भागते हुए मनाजिर देखते हुए उसको लगा कि उसकी जिंदगी का पहिया भी उलट चलना शुरू हो गया है। जब वो अपने गांव के स्टॉप पर उतरी तो अभी वहां कोई तांगा मौजूद नहीं था। वो इंतजार करने लगी। इतने में एक गाड़ी गांव जाने के लिए वहां से गुजरी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। वो एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा जवान दिख रहा था। फौजिया ने उसे कोई जवाब न दिया। इतने में एक कोचवान भी वहां आ गया। उसे देखकर गाड़ी वाले ने कहा, शेरू चाचा, ये अपने गांव की मेहमान हैं, इन्हें घर तक छोड़ कर आना। जी आदम पुत्र, आपको शिकायत नहीं होगी। शेरू कोचवान बड़े एहतराम से बोला था। आदम ने एक नज़र फौजिया पर डाली, जिसने एक बार भी नज़र उठाकर उसे नहीं देखा था। फौजिया हयात में कोई ख़ास बात थी जो उसे अच्छी लग रही थी। उसे क्या खबर थी कि फौजिया हयात को एक ही हादसे ने इतना सजा दिया था कि वो मेहंदी लगे हाथ की तरह हो गई थी। शेरू कोचवान ने उसे उसकी दादी के पास पहुंचा दिया। उसकी दादी एक जहां दीदा खातून थी, जिन्होंने ज़माने के सब रंग देख रखे थे। अपनी दादों को देखते ही फौजिया हयात उनसे चिपट गई और पहली बार उसकी आंखों से चंद कतरे मोतियों के निकले, जो उसकी दादों के आंचल और दिल में जज्ब हो गए। फौजिया सुकून से सो गई, लेकिन उसकी दादो जाग रही थी। वो उसे देखे जा रही थी। उसकी छठी हिस्स उसे किसी अनदेखे हादसे की खबर दे रही थी। वो कुछ पूछ के उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। वक्त जख्मों को भर दिया करता है। वक्त महू परवाज था। फौजिया आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट रही थी। वो वापस शहर नहीं जाना चाहती थी। वहाँ अमीर अली था, जिसका सामना करना उसके लिए एक अजियतनाक होता, लेकिन फौजिया को अभी जिंदगी के और रंग भी देखने थे। एक दिन अचानक उसे अपने अंदर एक और तब्दीली का एहसास हुआ। अमीर अली की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि उसका काला साया अभी भी फौजिया के ऊपर मंडला रहा था। फौजिया के अंदर एक और रूह जन्म ले चुकी थी। एक नई अजियत ने उसका हौसला तोड़ कर रख दिया था। वो नहीं जानती थी कि इस आजमाई से वो कैसे गुजर पाएगी। अब वक्त आ गया था कि वो अपनी दादों को अपने इस दुख का साथी बनाती। फौजिया ने दादों के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसकी दादो उसके साथ रोई भी थी तो उसका हौसला भी बढ़ा रही थी। फौजिया बोली, दादो, आप अब भी मुझसे प्यार करती हैं? दादो ने उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, मेरी बच्ची, मैं तुमसे क्यों नफरत करूंगी भला? दादो, ये सब सुनने के बाद भी फौजिया हैरान ज़दा थी। अगर अपनों के साथ कोई हादसा हो जाए तो क्या हम उनसे नफरत करने लगेंगे? मेरी बच्ची, कई लोग हादसों में अपाहिज हो जाते हैं। कोई बाजू से महरूम हो जाता है, कोई बिसाखियों पर आ जाता है। क्या वो इस हकीकत के साथ जीते नहीं जिनके पास उनके अपने होते हैं ना, जो उनको अपने सीने से लगाएं, जो उनके आंसू पूंछ डालें, उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ले आएं, तो वो हादसों को अपनी ताकत बना लेते हैं। मेरी बच्ची, तूने किया भी क्या है कि तुमसे नफरत की जाए? तू अभी भी पाकीज़ा हो मेरी जान, इसलिए कि तुम्हारी रूह दागदार नहीं है। सोच की गंदगी रूह की गंदगी है मेरी बच्ची। इज्जतदार वही होते हैं जो किरदार के सच्चे होते हैं। फौजिया पुत्र, अपना मन साफ रखना। तन पर तो कोई भी कीचड़ फेंक दे। पुत्र, हादसा हमारे बस में नहीं होता। हादसे के बाद हम करते क्या हैं, यही बड़ी आजमाइश है। फौजिया को इसी आजमाइश से गुजरना था। उसने कुछ सोचा और दादो से पूछने लगी, मैं अब अमीर अली से मिलना चाहती हूँ, जाऊँ दादो? फौजिया अमीर अली को बताना चाहती थी कि वो उसकी गुनाह की परवरिश कर रही है। वो इस जान की खातिर, अपनों के मान की खातिर, वो अपनी पाकीज़गी की खातिर अमीर अली को कबूल करने को तैयार थी। इस हालत में शहर जाना उसके लिए अच्छा नहीं था। उसकी दादों ने सवारी को बंदोबस्त किया और वो सीधा फैक्ट्री जा पहुंची, लेकिन अमीर अली अभी ऑफिस नहीं आया था। वो खुद उसके घर चली गई।
गेट कीपर ने अंदर इतला दी तो इस आलीशान संगे मुमर से अटे खूबसूरत बंगले के दरवाजे पर नमोदार होने वाला अमीर अली नहीं था, बल्कि उसका बाप था, कबीर अली। कबीर अली ने फौजिया से पूछा, क्या बात है लड़की, क्यों मिलना चाहती हो मेरे बेटे से? फौजिया परेशान हो गई। वो अपना राज यूं सरेआम अफशा नहीं करना चाहती थी। उसने कोई जवाब न दिया, लेकिन कबीर अली को रोकने वाला कोई नहीं था। उसने अपनी बात जारी रखी, लड़की, अगर तुम किसी ऐसे ख्वाब की ताबीर के लिए यहाँ आई हो जो मेरे बेटे ने तुम्हारी आंखों में कभी सजाया होगा, तो जान लो तुम्हारा ये ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। जाओ लड़की, जहाँ से आई हो वापस चली जाओ। आपके बेटे ने मेरे साथ शादी का वादा किया था, मेरे पेट में। फौजिया खामोश हो गई। तो तुम ब्लैकमेल करने आई हो? बोलो, क्या लोगी अपने गुनाह की कीमत? कबीर अली के लिए ये सब खेल था, ऐसा खेल जिसमें जीत सिर्फ अमारात की होती है। मैं आपके बेटे की कज़न भी हूँ, शायद आप ये बात भूल रहे हैं। कबीर अली ने हकारत से उसे देखा, गेट कीपर से दरवाज़ा बंद करने का कहा और बोला, हम बाइज्जत लोग हैं लड़की, हम तो अपने कुत्ते भी नस्ल देखकर खरीदते हैं। दरवाज़ा बंद हो गया। फौजिया संगे मरमर की इस अमारत और कबीर अली में कोई फ़र्क करने से कासिर थी, दोनों पत्थर के थे। फौजिया वापस गांव लौट आई। वक्त रेंगता रहा। फौजिया बोझल होती चली गई। उसकी दादो कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती थी। उसे फौजिया की ज़िंदगी बहुत अजीज़ थी। फौजिया की सेहत ऐसी ना थी कि उसे एक और जिस्मानी अजियत से गुजारा जाता। गांव में तिब्बी सहूलियात का फुकदान न था। वो दिन गिन गिन कर गुजारने लगे। अमीर अली एक दो बार फौजिया की माँ से मिलने आया भी था कि माँ ने अमीर अली को फौजिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फौजिया की माँ भी खामोश थी। उसने अमीर अली को सिर्फ यही बताया था कि फौजिया कुछ दिनों के लिए गांव गई है। अमीर अली ने कुछ रकम उसके हाथ पर रखी और फौजिया को जल्दी बुलाने का कहकर चला गया। अमीर अली का नशा टूट रहा था और वो एक बार फिर कश लगाने के लिए बेकरार था। फौजिया के सब्र की आजमाइश थी। उसने घर में ही बच्चे को जन्म दिया। ये फरीज़ा उसकी दादों ने खुद सर अंजाम दिया था ताकि फौजिया का राज राज ही रहे। लेकिन ऐसी बातें कब तक छुपी रह सकती हैं? दादों ने कह दिया कि मेरी बच्ची बेवा है। फौजिया के लिए अपने बच्चे को कबूल करना बहुत मुश्किल था। उसे इसमें अमीर अली की तस्वीर दिखाई देती थी। वो दोनों से नफरत करने लगी थी। उसका जहन मुतासिर होने लगा। उसकी बर्दाश्त दम तोड़ने लगी। इस सर्द तरीन रात को वो गुनाह की पोटली को उठाकर दादों को सोता छोड़ती हुई घर से बाहर निकल आई। वो अपने बच्चे से जान छुड़वाना चाहती थी। वो अपने माजी को दफन कर देना चाहती थी। उसने एक सुनसान सी जगह का इंतखाब किया। बच्चे को बर्फीली ज़मीन पर रख दिया। सितारों की हल्की हल्की रोशनी में वो कोई गैर इंसानी मखलूक लग रही थी। आज चांद भी कहीं सोया पड़ा था, जैसे उसमें ये सब देखने की हिम्मत ना हो। वो अपने हाथों से ही अपने बच्चे की कब्र खोद रही थी। बच्चे का फिगर उसके मुंह से गिरा तो वो रोने लगा। माँ की गर्म आगोश से उसे खुले आसमान तले धकेल दिया गया था। वो अपनी जन्नत में वापस जाना चाहता था। उसकी चीखें बुलंद होती चली गईं।